दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक कमाल की मूवी जिसका नाम है संभवम अध्यायम ओनू। इस कहानी में दिखाया गया है कि एक रहस्यमय जंगल में एक इंस्पेक्टर फंस जाता है। अब उस जंगल से वो वापस कैसे आएगा और उस जंगल का क्या राज है, आइए देखते हैं हम आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हम एक पुर्तगाली औरत को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ दो डेड बॉडी लेकर जा रही थी। उनमें से एक आदमी की थी और एक औरत की। ये औरत की डेड बॉडी को उठाने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये दोनों मरने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहें। और फिर ये लोग औरत की डेड बॉडी को एक दलदल में फेंकने चले जाते हैं और वापस आकर देखते हैं तो वहाँ पर उस आदमी की डेड बॉडी नहीं होती। पुर्तगाली औरत समझ जाती है कि वो आदमी अभी तक मरा नहीं था। इसके बाद सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो उस आदमी को देख लेती है, लेकिन वो आदमी उसे चाकू मारकर भाग जाता है। अगले सीन में एक आदमी को दलदल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। यहीं पर दूसरी जगह पर एक आदमी को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर कुछ निशान बना रहा था। वहीं बीचों बीच जंगल में कुछ लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि जानवर का शिकार कर रहे थे। लड़की को जैसे ही आहट सुनाई देती है वो गोली चला देती है और ये गोली किसी जानवर को नहीं बल्कि उस आदमी को लगती है जो दलदल से बाहर निकल रहा था। तभी यहाँ पर सीन कट जाता है और हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है। इंस्पेक्टर आनंद अपनी पत्नी का चेकअप कराने आया था। डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ ठीक है और डिलीवरी अगले महीने की 24 तारीख को होगी। फिर घर आकर वो पैकिंग करने लगता है क्योंकि उसका दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया था। वो कहता है कि मेरे पास जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं वहाँ की कंडीशन को देखकर जल्द ही वापस आऊँगा। वो कहती है कि ज़्यादा परेशान मत हो, जहाँ आंटी मेरी देखभाल करने के लिए ऑलरेडी मौजूद हैं। और फिर इसके अगले दिन वो निकल जाता है। वो रास्ते में ही था तभी उसका कलीग फ़ोन करके बताता है कि तुम्हारी बीवी को दर्द होने लगा था और इसीलिए हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। मामला काफ़ी गंभीर हो चुका था जिसकी वजह से डॉक्टर अभी डिलीवरी करने जा रहे थे। आनंद कहता है कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ। कलीग कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर आंटी और हम सभी लोग मौजूद हैं। तभी उसे हिरन दिखाई देता है। कुछ देर बाद कलीग फ़ोन करके बताता है कि आपको बेटी हुई है। तभी अचानक से एक घायल पुलिस वाला पीटर उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। वो उंगली से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। आनंद को उसके पास से वायरलेस हैंडसेट भी मिलता है और फिर आनंद उसे पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाता है। कुछ देर बाद उसका सीनियर अशोकन आता है। वो उसे पीटर का पर्स और वायरलेस दे देता है। तभी जोशी आकर बताता है कि पीटर अब ठीक है। अशोकन उससे कहता है कि पीटर के घर वालों को इन्फॉर्म कर दो और जब वो लोग आ जाएं तब तुम चले जाना। पीटर बताता है कि उसके पापा भी पुलिस में थे, लेकिन उसके पैदा होने से पहले ही वो मर गए थे। तभी रशीद उन्हें फ़ोन करके बताता है कि यहाँ जंगल में कुछ लड़के लड़कियाँ वीडियो शूट कर रहे थे। रेजी सर ने उन्हें रोका तो बहस होने लगी। बात बहुत आगे बढ़ गई है, आप जल्दी से आ जाइए। फिर वो उन लोगों से कहता है कि इस पॉइंट से आगे जाने की परमिशन नहीं है। लड़का कहता है कि मैं सब जानता हूँ, ये जगह मेरे पापा के कंट्रोल में है। इतना सुनते ही रेजी उन्हें पीटने लगता है। तभी एक लड़का जंगल की तरफ भागता है, लेकिन रेजी उसे पकड़ लेता है। फिर वो लोग दलदल वाले आदमी की लाश देखकर चौंक जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अशोकन और आनंद बाकी लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। रशीद बताता है कि डेड बॉडी का चेहरा नोचने से खराब हो चुका है, इसीलिए पहचान में नहीं आ रहा। अशोकन पूछता है कि क्या फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दिए हो। रशीद बताता है कि फॉरेंसिक टीम रास्ते में है और वो रेजी से कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी आज़ादी क्या दी, तुम तो मेरे सर पर नाचने लगे। रेजी कहता है कि डेड बॉडी की यूनिफॉर्म को देखकर लगता है कि ये कोई तमिल पुलिस वाला है। जिसके बाद अशोकन पास के ही तमिल पुलिस स्टेशन पेरूमलई में फ़ोन करके उससे बात करता है, लेकिन वहां पर फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर वो बताता है
कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। जब फॉरेंसिक टीम आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। इसके बाद रास्ते में जाते हुए वहाँ पर जो वायरलेस फ़ोन रखा हुआ था उसमें आवाज़ आती है, मैं इंस्पेक्टर स्टीफन बोल रहा हूँ। अपनी टीम के साथ मैं जंगल में आया था, अब सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। अशोकन उससे कहता है कि आप अपने कंट्रोल रूम में कांटेक्ट कीजिए या फिर पुलिस स्टेशन फ़ोन कीजिए। स्टीफन बताता है कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है और मेरा खून भी बहुत बह गया है। इस समय मैं कौवे की मूर्ति के पास हूँ, प्लीज आकर मेरी मदद कीजिए। मैं पिता बनने वाला हूँ, अगर आप चाहेंगे तभी मैं अपने बच्चे को देख पाऊंगा। इतना सुनते ही आनंद कहता है कि अगर हम लोग नहीं गए तो वो मर जाएगा और अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि स्टीफन और उसकी टीम जंगल में कैसे फंसी। वो लोग कुछ कैदियों को पकड़कर जंगल में ले जा रहे थे। उनमें से कुछ पुलिस वाले सो रहे होते हैं, तभी एक कैदी मौका पाकर बंदूक छीन लेता है और कहता है कि हमें जाने दो वरना मैं गोली मार दूंगा। इसके बाद वो लोग जंगल में भाग जाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस वाले भी उनके पीछे पीछे जंगल में जाते हैं। फिर वो कौवे की मूर्ति देखकर चौंक जाते हैं। मुथुवेल कहता है कि जब से हम लोग यहाँ आए हैं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। स्टीफन उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें उन कैदियों को पकड़ना चाहिए। फिर वो लोग अलग अलग होकर उन कैदियों को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से दो कैदी मुथुवेल को पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं। ये देखकर स्टीफन उन पर गोली चला देता है और जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरता है तो अंधेरा छाने लगता है। इसके साथ ही जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही रोशनी होती है स्टीफन अकेला होता है, बाकी सारे लोग गायब हो चुके थे। इसके बाद वो दौड़ते हुए गिर जाता है, तभी उसके पैर में चोट लग जाती है। अब हम देखते हैं कि ये लोग स्टीफन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आनंद पूछता है कि यहाँ के लोकल लोगों का इस जंगल के बारे में क्या कहना है। अशोकन कहता है कि उनके पास तो बहुत सारी कहानियाँ होंगी। वो बताता है कि इस जंगल में बहुत सारे लोग गायब हुए हैं। 1960 में हमारे पुलिस स्टेशन में सबसे पहले गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। एक लड़की पास के स्टेट में काम करती थी जिसकी मालकिन पुर्तगाली औरत थी। उसे मालकिन के पति से प्यार हो गया था और एक दिन पुर्तगाली औरत ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर उन्हें जंगल में ले जाकर मार दिया और बाद में खुद भी मर गई। लोगों का मानना है कि उन तीनों की आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। तभी वायरलेस फ़ोन पर स्टीफन कहता है कि मैं कौवे की मूर्ति के पास पेड़ के नीचे बैठा हूँ। फिर वो लोग मूर्ति के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्टीफन नहीं होता। तभी पेरुमल पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो अशोकन उसे बताता है कि आपके थाने का इंस्पेक्टर स्टीफन जंगल में फंस गया है। आपको सुबह फ़ोन भी किया था लेकिन बात नहीं हो पाई, इसीलिए हम लोग खुद उसे ढूंढने जंगल में आ गए हैं। यहाँ पर कौवे की एक पुरानी मूर्ति है। वो बताता है कि स्टीफन नाम का मेरे थाने में कोई भी पुलिस वाला नहीं है। तभी फिर से स्टीफन की आवाज़ आती है। वो रेजी से कहता है कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन फ़ोन किया था, उन्होंने बताया स्टीफन नाम का कोई भी आदमी वहां पर नहीं है। स्टीफन कहता है कि मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। फिर वो लोग स्टीफन की बात उससे करवाते हैं। स्टीफन कहता है कि मुथुवेल तुम लोग कहाँ हो, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, जल्दी से आ जाओ। ये सुनते ही वो इंस्पेक्टर चौंक जाता है और अशोकन को बताता है कि मुथुवेल मेरे पापा हैं। 30 साल पहले 26 मई 1994 को वो स्टीफन, पीटर और अपने बाकी साथियों के साथ जंगल में गए थे। उसके बाद उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा और अब तो वो लोग जिंदा भी नहीं बचे होंगे। आनंद कहता है कि मुझे तो उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, अगर ऐसा होता तो हम लोग बात किससे कर रहे थे। रेजी कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अशोकन कहता है कि तुम चाहो तो जा सकते हो लेकिन मैं उसे ढूंढ कर ही जाऊँगा। रेजी के जाने के बाद वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी स्टीफन की आवाज़ आती है कि मैं यहाँ बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हूँ जहाँ एक पुलिस वाले की डेड बॉडी भी है, मैं उसी से टकरा कर गिर गया था। ये सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि अशोकन तो जिंदा है। फिर आनंद उससे आज की तारीख पूछता है।
स्टीफन बताता है कि 26 मई 1994। फिर पेड़ के पास पहुंचकर उन्हें दो कंकाल दिखाई देते हैं और साथ में एक वायरलेस फ़ोन भी पड़ा हुआ था। अब आनंद के पास जो वायरलेस फ़ोन था उस पर स्टीफन की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तभी सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ जा रही थी और खुद को पीटर की पत्नी बताती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा बेटा देखने में 30 साल का है और पीटर भी इसी एज का है, तो फिर ये तुम्हारा पति कैसे हो सकता है। वो बताती है कि 30 साल पहले मेरे पति जंगल में गायब हो गए थे। फिर वो उन्हें पीटर की वोटर आईडी दिखाता है। फिर ये बात वो अशोकन को बताता है और कहता है कि पीटर मर चुका है। अशोकन कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। इधर फॉरेंसिक टीम आ चुकी थी तो उसके पास एक आईडी मिलती है जिसे देखकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। फिर अशोकन को फ़ोन करके बताते हैं कि सुबह जो डेड बॉडी मिली थी वो रेजी सर की है। चेहरा साफ करने से वही लग रहे हैं और उनके पास से रेजी सर की आईडी भी मिली है। अशोकन कहता है कि जब सुबह हमने वो डेड बॉडी देखी तब रेजी भी हमारे साथ था, ऐसा कैसे हो सकता है। अगले सीन में रेजी को दलदल में फंसते हुए दिखाया जाता है और वो बचाने के लिए आवाज़ लगा रहा था। ये सुनकर वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचाते हुए अशोक के हाथ में चोट लग जाती है। जैसे ही जमीन पर खून गिरता है अंधेरा छाने लगता है और साथ में ही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अचानक सभी लोग गायब हो जाते हैं और एक बार फिर से आनंद अकेला बचता है। तभी वो पुर्तगाली औरत को देखता है और वो आनंद से पूछती है कि तुम कौन हो, और जैसे ही वो गोली चलाती है तो रोशनी हो जाती है। अब समझ में आता है कि जब जब खून जमीन पर गिरता है या फिर आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाती है तब टाइम लूप शुरू हो जाता है और ये लोग एक टाइम लूप से दूसरे टाइम पर पहुंच जाते हैं। मतलब कि अशोक भी दूसरे टाइम पर पहुंच चुका था जहां एक बच्ची को देखता है। वो बताती है कि उसका छोटा भाई गायब हो गया है। अब आनंद कहता है कि रो मत, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। फिर वो ढूंढने लगता है। तभी उसे अशोकन की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो चौंक जाता है। अचानक एक कैदी उस पर अटैक कर देता है। फिर आनंद उस बच्ची को भागने के लिए कहता है और कैदी को धक्का देकर खुद भी भाग जाता है। फिर रास्ते में देखता है कि कुछ कैदी पीटर को मारने वाले हैं। पीटर को जिंदा देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले तो पीटर हॉस्पिटल में मर गया था। फिर आगे चलते ही उसे स्टीफन मिलता है। तभी मुथुवेल उसकी तरफ भागता हुआ आता है और दो कैदी उसका पीछा कर रहे थे। स्टीफन एक लड़के को गोली मार देता है। जैसे ही उसका खून जमीन पर पड़ता है आनंद दूसरे टाइम जोन में पहुंच जाता है और वहां पर एक आदमी को पेड़ पर कुछ निशान बनाते हुए देखता है। वो आदमी आनंद से पूछता है कि कौन हो तुम। तभी गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और अंधेरा छा जाता है। फिर आनंद उस टाइम में पहुंच जाता है जब पुर्तगाली औरत अपने पति को ढूंढ रही थी। वो देखता है कि उसका पति उसके पेट में चाकू मारकर भाग रहा था। तभी एक आदमी उसका गला काट देता है और उसका खून जैसे ही जमीन पर गिरता है वो फिर से उसी टाइम में पहुंच जाता है जहां वो आदमी पेड़ पर निशान बना रहा था। आनंद उससे पूछता है कि कौन हो तुम। वो बताने लगता है कि कई सालों पहले यहाँ पर रहने वाले विशेष जनजाति के लोग कौवे को भगवान का प्रतीक मानते थे। वो लोग इस मूर्ति के चारों ओर घूमकर अपनी आने वाली पीढ़ी के सुख और समृद्धि की दुआ मांगते थे। उस समय पुर्तगालियों का दबदबा बढ़ गया था और पुर्तगाली शासक एंटोनियो ने डिसाइड किया कि यहाँ की सभी मान्यताओं को मिटा दिया जाए और सभी लोग सिर्फ उसकी ही पूजा करें। इसीलिए उसने सभी पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया और उसकी कीमती मूर्तियों को बाहर भेज दिया। एक दिन उसे कौवे की मूर्ति की पूजा के बारे में पता चला तो अपनी सेना के साथ मूर्ति को लेने जंगल में आ गया और वो मूर्ति को उखड़वाने लगता है लेकिन उसे हिला भी नहीं पाता। इस बात से गुस्सा होकर उसने वहाँ के सभी लोगों को मरवा दिया। इसके साथ ही जंगल के सारे कौवों को भी जला दिया और तभी से वहाँ के लोगों का मानना है कि उनका भगवान उनकी पीढ़ी को सुख और समृद्धि देगा। लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि उनके भगवान का समय पर भी कंट्रोल है।
इसके बाद वो और उसकी सेना कई सालों तक इस जंगल में फंसे रहे। वे लोग अभी भी इस जंगल में कहीं घूम रहे हैं। उस दिन से जब भी इस धरती पर खून गिरता है या ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ तेज हो जाती है तो टाइम लूप शुरू हो जाता है। यहाँ तुमने जितने भी लोगों को देखा है वो सभी अपने अपने टाइम लूप में फंसे हुए हैं। इतना सुनते ही वो सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है जिसे भी उसने देखा था। फिर आनंद पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। वो बताता है कि मैं एंटोनियो का जासूस था। मैंने ही कौवे की मूर्ति के बारे में और यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के बारे में बताया था। तभी आनंद को कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो आदमी बताता है कि इस जंगल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जो भी आदमी जिस भी घटना की वजह से यहाँ आया है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही आनंद कुछ सोचने लगता है और थोड़ा आगे बढ़ जाता है और आगे चलते ही वो खुद को अशोकन के साथ रेजी को दलदल से निकालते हुए पाता है। तभी अशोकन का खून जमीन पर गिरता है। वो उस टाइम से फिर से दूसरे टाइम जोन में पहुंच जाता है जहां पर वो औरत अपने पति को ढूंढ रही थी। ये देखकर वो जानबूझकर अपने हाथ में लकड़ी से कट मार देता है जिससे उसका खून जमीन पर गिर जाता है और वो फिर से उसी टाइम लूप में आता है जहां रेजी दलदल में फंसा हुआ था। यहीं पर वो उस बच्ची को अपने भाई के साथ देखता है जिसे आनंद ने रोते हुए देखा था। रेजी उसे अपनी दीदी कहकर बुलाता है क्योंकि वो छोटा बच्चा खुद रेजी ही था। वो दोनों उसे देखकर भागने लगते हैं। रेजी भी उनके पीछे भागता है। इन सब की आवाज़ सुनते ही वो उस ग्रुप के लड़के और लड़कियों में से कोई एक गोली चला देता है जिससे कि रेजी मर जाता है। तभी आनंद उसे देख लेता है। फिर रेजी का खून जमीन पर गिरने की वजह से आनंद उस टाइम लूप में पहुंच जाता है जहां कैदी पीटर को मारने वाले थे और वो वहां उसे बचा लेता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए गोली मत चलाना। फिर आगे स्टीफन को देखता है और कहता है कि अगर आप यहाँ से अभी नहीं गए तो अपने होने वाले बेटे को कभी नहीं देख पाओगे। स्टीफन कहता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। वो बताता है कि मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा था क्योंकि वो 30 साल पहले इसी जंगल में गायब हो गए थे, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। फिर वो उसे अपने पापा की फ़ोटो दिखाता है जो कि खुद स्टीफन ही होता है। तभी उन्हें मुथुविल की आवाज़ सुनाई देती है और देखते ही देखते दो कैदी मुथुविल के पीछे पड़ जाते हैं। आनंद स्टीफन को गोली नहीं चलाने देता और गन लेकर कैदियों को डरा देता है। आनंद कहता है कि किसी भी हालत में गोली नहीं चलनी चाहिए और ना ही खून जमीन पर गिरना चाहिए। अपने सभी साथियों को यहाँ पर बुलाओ। स्टीफन वायरलेस से अपने सभी साथियों को कौवे की मूर्ति के पास बुला लेता है। इसके बाद वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन घूम फिरकर उसी मूर्ति के पास आ जाते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते कि बाहर कैसे निकला जाए। तभी आनंद की नज़र पेड़ पर बने गोल निशान पर पड़ती है जो कि उस आदमी ने बनाए थे। फिर वो याद करने लगता है कि एक्सीडेंट से पहले पीटर जंगल के बाहर रोड तक पहुंच गया था और उसने उंगली से यही निशान बनाने की कोशिश की थी। तब वो सभी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए इस मूर्ति के चारों तरफ चक्कर लगाना होगा। ये लोग सर्किल में आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन थोड़ा आगे पहुंचते ही वो कैदी उन पर अटैक कर देते हैं जिसमें मुथुविल और बाकी के पुलिस वाले मारे जाते हैं। इसके बाद वो लोग भी गुस्से में उनका गला दबाकर मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक कैदी स्टीफन को लकड़ी मारकर भाग जाता है। उसका खून जमीन पर गिरने से अंधेरा छा जाता है। फिर रोशनी होने के बाद आनंद समझ नहीं पाता कि आखिर वो लोग दूसरे टाइम लूप में क्यों नहीं गए क्योंकि इस बार वो लोग किसी दूसरे टाइम लूप में नहीं गए थे। तभी उन्हें एक कार दिखाई देती है। वो लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। फिर वो कार वाले से आज की डेट पूछता है। वो बताता है कि 26 मई 1994। ये सुनते ही आनंद समझ जाता है कि वो लोग टाइम लूप में 24 मई से 26 मई 2 दिन आगे आ चुके हैं। फिर वह स्टीफन और पीटर को कार में भेज देता है। उसके बाद मूर्ति के पास आकर खुद को गोली मार देता है। तभी वह खुद को हॉस्पिटल में देखता है जहां उसके पापा स्टीफन भी साथ में होते हैं। उसी समय नर्स आकर उनको बताती है कि आपकी बीबी ठीक है और बैठी हुई है। अगले दिन वो ट्रांसफ़र वाली जगह पर जा रहा था।
तभी रास्ते में अशोकन को देखता है। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। फिर वो भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और आनंद कुछ सोचने लगता है। तभी अशोकन को रशीद फ़ोन करके बताता है कि जंगल में कुछ लड़के और लड़कियां वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन रेजी सर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। आप जल्दी से आ जाइए। तभी उसे फिर से हिरन दिखाई देता है। थोड़ा आगे चलते ही एक लड़की उसके कार के आगे आ जाती है। फिर वो लोग उसे कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अशोकन उससे कहता है कि इस लड़की के फ़ोन से इसके घर वालों को फ़ोन करो। आनंद जैसे ही उसका फ़ोन उठाता है, उसके फ़ोन में लड़की के साथ खुद को बूढ़ा देखता है। तभी वो लड़की उसे पापा कहकर बुलाती है और मर जाती है। फिर वो अपनी पत्नी को फ़ोन लगाकर बेटी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि मैं बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब वह समझ जाता है कि ये उसी की बेटी है। ये फ़ोटो फ्यूचर में उसके साथ क्लिक की थी। तभी उसे पुर्तगाली शासक एंटोनियो नजर आता है। फिर उसे पुर्तगाली जासूस की बात याद आती है। उसने कहा था कि टाइम लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिस घटना से जो भी यहाँ आया है वो दोबारा घटनी नहीं चाहिए। अब वो समझ जाता है कि टाइम लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ है। टाइम लूप को ख़त्म करने के लिए पुर्तगाली शासक को मूर्ति की पूजा करने वालों को मारने से रोकना होगा। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी थोड़ा कंफ्यूजिंग थी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। खैर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।